हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12 में लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, तो कितने प्रकार के अवयव बताए गए आप याद करिए। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव में बताया गया दिक्पात कोण, नमन अथवा नति कोण, और तीसरा बताया गया था कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बताया गया था। ठीक है, आप याद करिए। बताया गया था पहला तो ये था दिक्पात कोण। पहले बताया गया आपको दिक्पात कोण, ठीक है, दिक्पात कोण। दूसरा बताया गया नमन अथवा नति कोण, नमन अथवा नति कोण बताया गया था। याद करिए, इसकी परिभाषा हमने कहा था कि आप लिख लीजिएगा, फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आप जरूर नोट कर लें, जरूर लिख लीजिएगा इसकी भी परिभाषा। दिक्पात कोण आपको बताया गया था कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है ना। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर हमने बताया था, आपको याद करिएगा, या जो नहीं देखा होगा पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखें, पिछला वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं दिक्पात कोण को, कैसे, तो सुन लीजिए ध्यान से। चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। ऐसे भी आप परिभाषित कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार, चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एक नंबर में, डेफिनेशन आपको पूछ देगा। नमन अथवा नति कोण जो है, नमन अथवा नति कोण भी बताया गया था, आप पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा। यहां पर हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हमने बताया था कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी हो तो क्या करते हैं, चुंबकीय सुई को लटकाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। ठीक है, तो वो दिशा को बता देती है उत्तर दक्षिण। ठीक है, उसके हिसाब से हम पूरा पश्चिम डिसाइड कर लेते हैं। बट एक चीज और बताया गया था कि ये भौगोलिक उत्तर को एग्जैक्ट शो नहीं करता, बल्कि झुका रहता है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा हट के होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए, याद करिए कि इस तरह से ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी, ठीक है, और इसका ये अक्ष है, ये इस तरह से बनाया गया था। ठीक है, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, और ये नॉर्थ था, और ये साउथ था। ठीक है, अब अगर चुंबकीय सुई को आप यहां पे रखोगे, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे जो है, ऐसे झुकती जाएगी, ऐसे जो है, और झुक करके ये क्या बनाएगी, ये एक समय आएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये झुक करके एकदम 90 डिग्री हो जाएगी, ये ऐसे। तो ये कहा जाता है कि ये नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसका जो नोक है वो क्या शो करता है, नॉर्थ को, और इसका जो पूंछ है वो क्या शो करता है, साउथ को। तो नॉर्थ यहां पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो नॉर्थ के पास नहीं आ सकता, बताए थे हम। ठीक है ना, तो बाद में वैज्ञानिकों ने क्या किया, बाद में सेटिंग किया और कहा कि ये कहा जाए कि ये चुंबक, ये पृथ्वी के अंदर ऐसे ही जो है चुंबक है। ठीक है, ऐसे ही दंड चुंबक है, जिसका एस सिरा एन की तरफ है और एन सिरा एस की तरफ है, तो सटीक बैठ जाएगा मामला। ठीक है, तो अब यहां से जो है एक एक्सिस बना दिया गया, जिसको जो है चुंबकीय उत्तर कहा गया, और इसको क्या कहा गया, भौगोलिक उत्तर है। ठीक है, तो अब यहां से आप एक चीज देखिए कि ये जो आपका मतलब कि ये आपका चुंबकीय सुई क्या शो करती है, चुंबकीय सुई क्या शो करती है, चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र को शो करती है, चुंबकीय क्षेत्र को शो करती है। तो देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र को शो करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो मतलब यहां पर अगर ये तीर नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो देखिए तीर नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा से इस दिशा में है।
तो चुंबकीय सुई, ये क्या है आपका, हमने चुंबकीय सुई ये बना रखा है। तो चुंबकीय सुई यहाँ पे क्या झुकी हुई होती है, ठीक है ना, झुकी हुई, जिसके बीच में नतिकोण बनता है, नतिकोण बताया गया आपको, नमन कोण। तो ये चुंबकीय सुई झुकती है, तो ये किसको शो करती है, चुंबकीय क्षेत्र को शो करती है। किसके चुंबकीय क्षेत्र को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करती है। तो यहां से झुकी हुई है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऐसे है। तो इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। एक क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। अब कोण ये जो बनता है, नति अथवा नमन कोण जो बनता है, तो ये क्षैतिज घटक और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनता है। क्षैतिज घटक और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनता है। क्या बनता है, नमन अथवा नति कोण बनता है, ठीक है। तो इसको किससे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं, इसके पहले बताया गया था। तो देखिए, तो इसके यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, और ये आपका नमन कोण यहां बनता है क्षैतिज घटक के साथ और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनता है। तो आपको इसके पहले हमने ट्रिक बताया था कि थीटा से लगे भुजा जो है कास के साथ आता है, और उससे दूर भुजा किसके साथ आता है, साइन के साथ आता है, ठीक है ना। तो बी के दो घटक, तो एक क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक का हमने नोटेशन बना रखा है BH। BH मतलब कि हॉरिजेंटल, H से हॉरिजेंटल, ठीक है, क्षैतिज। तो BH क्या हो जाएगा, B cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगा, BV यानी कि वर्टिकल, और B sin थीटा, ठीक है। तो ये दो घटक किसके हो गए। अब आइए जो है ये चीज आपको समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ पूरी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, या इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आप नमन कोण को परिभाषित कर सकते हैं। यहां से नमन कोण की परिभाषा आसान हो गया। और देखिए, आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के क्षैतिज घटक और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, नमन अथवा नति कोण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी के क्षैतिज घटक और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, नमन अथवा नति कोण कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर, बी को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर दिया, तो ये लिख दिया, ये जो हमने लिखा उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1, 2 मान लिया। अब समीकरण 1 व 2 से आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है। तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले का वर्ग करेंगे तो BH स्क्वायर, दूसरे का वर्ग करेंगे तो BV स्क्वायर। दोनों को जोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इधर जोड़ेंगे तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से B स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सेम लिखा आपने, ठीक है ना, ये तो सेम लिखा। फिर उसके बाद से आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके इस पूरे के जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो B स्क्वायर बच गया सिर्फ। अब B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमने इसको मतलब घुमा दिया, ये B को इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, तो B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो एक रिलेशन तो ये बन जाता है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया पृथ्वी का, ठीक है ना। अब क्या करिए कि अगर दिशा आपको निकालनी है, मतलब नमन कोण आपको निकालना है, तो नमन कोण कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिए ना कि दूसरे में पहले से भाग दे दीजिए। दूसरे में पहले से इसलिए भाग देंगे, साइन थीटा अपन cos थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा क्या शो करता है, दिशा को शो करता है, ठीक है ना। तो यहां से समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो BV अपन BH होगा। देखिए BV अपन क्या आएगा, BH आएगा, और B cos थीटा अपन B sin थीटा अपन B cos थीटा आएगा। तो B से B कट गया, ये देखिए B से B कट गया, ठीक है। तो B से B कट गया तो क्या आया, BV अपन BH इज इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा बराबर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर BV अपन BH आ गया, तो थीटा बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा, BV अपन BH। तो ये आपका जो है नमन कोण भी निकल के आ गया, और यहाँ से आप जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी आप निकाल दिए। यही है इसका क्षैतिज घटक। अब आइए चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं, जो बड़ा कंफ्यूजन भरा होता है। इसके लिए हम लोग सूत्र भी लिखेंगे, सूत्र भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट से हम लोग सूत्र भी लिखेंगे इसका। पहला है चुंबकन क्षेत्र मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और दूसरा है चुंबकन तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। पहले दोनों की परिभाषा को पढ़ते हैं। देखिए हमने पहले से लिख रखा है ताकि कम टाइम में हो जाए। वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय हो जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। इसे अच्छे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल H इसका सिंबल है, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करिए कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ को रख दें तो वो क्या क्या ग्रहण कर ले, चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय हो जाए, चुंबकीय गुण को ग्रहण कर ले, ठीक है ना। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। बड़ा इजी है कि चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें किसी पदार्थ को रख दिया ले जाके, ठीक है, जैसे लोहा को रख दिया ले जाके, तो लोहा क्या हो जाएगा, चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेगा, मतलब चुंबकीय हो जाएगा। तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, चुंबकन क्षेत्र बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के आंतरिक कोर में अगर लोहा को ले जाकर रख दीजिए तो वो कैसा हो जाएगा, चुंबकीय हो जाएगा, मतलब उसके अंदर भी वो भी चुंबक बन जाएगा। मतलब कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उस क्षेत्र से उसके गुण को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, चुंबकन क्षेत्र बोलेंगे। चुंबकन क्षेत्र के लिए अगर हम लोग सूत्र लिखें तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये परिनालिका आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था परिनालिका आपको। मान लीजिए इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें एन फेरे हैं, एक फेरे में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो एन फेरे में कितनी धारा प्रवाहित होगी, एन आई के बराबर मैक्सिमम धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, एक समय था कि जब ये माना जाता था कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग हैं, बट बाद में ये हुआ कि नहीं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब कि जहां धारा प्रवाहित होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जितनी धारा प्रवाहित होगी उतनी ही मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, ये भी कहा गया। तो यहां पर देखिए, अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है एन फेरों में, तो टोटल जो है धारा कितनी प्रवाहित होगी, एन आई, टोटल धारा एन आई प्रवाहित होगी। और अगर टोटल धारा एन आई प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब कि एन आई के बराबर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से धारा उसी हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र, जितनी धारा उतनी चुंबकीय क्षेत्र, तो यानी कि इतना ही मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न करेगी। अब इसमें किसी भी पदार्थ को ले जाकर रख दोगे तो वो क्या करेगा, इसके चुंबकीय गुण को ले लेगा, मतलब वो भी चुंबकित हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाएगा। तो अब देखिए, तो इसका मतलब कि ये जो है चुंबकन क्षेत्र के बराबर होगा, यानी कि H के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं एन आई, H बराबर क्या लिख सकते हैं, एन आई लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि चुंबकन क्षेत्र को हम H से दिखाते हैं तो H बराबर एन आई लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये 100% बात सही है, तो 100% ये बात सही नहीं है, इसलिए कि माध्यम पर भी डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र। कैसे डिपेंड करता है, एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप हवा में चल रहे हैं, ठीक है ना, वायु या निर्वात में चल रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि वायु या निर्वात में चल रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, किस में चल रहे हैं, वायु में। ठीक है, वायु में चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि जल में चलिए, पानी में, ठीक है, तो पानी में चलेंगे तो ऑब्वियसली आप तेज नहीं चल पाएंगे। तो मान लीजिए कि आप जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप मान लीजिए कि पानी में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कहा जाए कीचड़ में चलिए, कीचड़ या दलदल में चलिए। ठीक है, तो दलदल में या कीचड़ में चलेंगे तो क्या आपका स्पीड 3 किलोमीटर रहेगा, नहीं, आपका स्पीड हो सकता हो कि 1 किलोमीटर हो जाए, हो सकता हो कि इससे भी कम हो जाए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे आप जो है जरा यहां से देखिए, यहां से कॉन्सेप्ट लगाइए कि क्या हमारा जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम जो है हमें अलाउ कर रहा है कि आप कितना स्पीड से चल सकते हैं, यानी कि वायु अलाउ कर रहा है कि आप कितना स्पीड से चल सकते हैं, जल अलाउ कर रहा है कि आप कितना स्पीड से चल सकते हैं, आप जो है कीचड़ अलाउ कर रहा है कि आप कितना स्पीड से चल रहे हैं। तो इसका मतलब माध्यम पर डिपेंड करता है। तो यहां पर भी ये चीज जो है देखने को मिलेगा कि ये परिणालिका कहां रखी हुई है, वायु में। तो वायु इसको परमिशन देगा कि आप कितना चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। तो इस वायु या निर्वात का एक पैरामीटर होता है म्यू नॉट, जिसको निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। तो ये इसका पैरामीटर है, कहता है कि आप जो है आप चुंबकीय क्षेत्र कितना बना सकते हैं, हमारे पैरामीटर के हिसाब से बना सकते हैं, हमारे पैरामीटर के हिसाब से। तो इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो डिपेंड करेगा किस पर, म्यू नॉट पे। ठीक है, यानी कि अगर वायु में ये रखा हुआ है तब। तो अब देखिए, अब जो है इस धारा के कारण, देखिए धारा के कारण निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र, लिखिए जरा, चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बराबर, यानी निर्वात में कह रहे हैं तो बी नॉट से लिखेंगे, बी नॉट इज इक्वल टू, अब देखिए इसका मतलब इसका पैरामीटर म्यू है,
तो ये कितना बनाएगा, म्यू नॉट एच के बराबर बनाएगा, क्योंकि टोटल आपने तो कहा था ना कि इसकी क्षमता है, ये चाहता है ना परिणालिया कि हम कितना बना लें, एच के बराबर चुंबकीय क्षेत्र बना लें, यानी कि एन आई के बराबर बना लें। लेकिन क्या ये बना पाएगा, नहीं, निर्वात इसको रोकेगा, कहेगा कि नहीं आप अपने मन से नहीं बना सकते, म्यू नॉट हमारा एक पैरामीटर उसके हिसाब से बनाइए। तो ये म्यू नॉट से क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, कहेगा कि आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने चुंबकीय क्षेत्र में, उतना ही आपका पावर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि बी नॉट इज इक्वल टू ये क्या आ गया, म्यू नॉट एच, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, अब मान लीजिए, अब इसकी परिभाषा को समझिए, ठीक है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकन तीव्रता क्या है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं, इसे कैपिटल आई से दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई पदार्थ इसमें रख दिए, जैसे लाइक एस क्या, लोहा, मान लीजिए कि आप जो है इसमें क्या रख दिए, लोहा, तो ये यहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, धारा के कारण कितना बना हुआ है, म्यू नॉट एच बना हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। तो जब ही आप लोहा रखेंगे तो लोहा चुंबकन क्षेत्र में रखा हुआ है, और चुंबकन क्षेत्र की खासियत है कि वो क्या करेगा, किसी को भी अपना गुण दे देगा, ठीक है, देने लगेगा। तो यानी कि जब लोहा रखेंगे तो ये भी चुंबकीय गुण क्या करेगा, लेने लगेगा, इसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाएगा, और चुंबकीय गुण आने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, चुंबक बन जाएगा। तो जब ये चुंबक बन जाएगा तो आप जो है जरा सोचिए कि चुंबक जहां भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र जहां भी होता है, उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि लोहा का भी एक उत्तरी ध्रुव बन जाएगा और एक दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, और जहां पर दो ध्रुव बन जाए तो वहां पर आघूर्ण उत्पन्न होता है। याद करिए, आप आवेश में पढ़े थे, ठीक है ना, द्विध्रुव आघूर्ण बना था, एक प्लस और एक माइनस आवेश अल्प दूरी पे रहते हैं तो क्या बना देते हैं, द्विध्रुव बना देते हैं, द्विध्रुव बनाते हैं तो उनमें आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो वैसे ही यहां पर भी ये लोहा मैग्नेट बन चुका है, यानी कि इसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ चुका है, चुंबक बन चुका है, तो इसके भी दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होंगे, ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे, यानी ध्रुव बन गया तो इसका मतलब इसके अंदर आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय आघूर्ण, जिसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय आघूर्ण, जिसको आप कैपिटल एम से दिखाते हो, इसके पहले बताया था हमने। तो इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, और ये चुंबकीय आघूर्ण क्या शो करता है कि इसके पास कितना पावरफुल मतलब कि चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये कितना पावर रखता है चुंबकीय क्षेत्र के मामले में, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब इसकी अगर इसका जो है, अगर इसका कैलकुलेशन या इसका आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि इसकी परिभाषा आप बना दीजिए, ठीक है ना, इसको समझाइए, ठीक है, कि इसके अंदर कितना चुंबकीय गुण है, मतलब कितना प्रभावशाली चुंबकीय बना हुआ है। तो आप कैसे करते हो, किसी को भी अगर डिफाइन करना होता है, उसके पावर को डिफाइन करना हो तो आप एकांक का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो इसके भी पावर को अगर आपको डिफाइन करना हो कि कितना शक्तिशाली चुंबक बना हुआ है, तो आप एकांक का सहारा लेंगे, ठीक है ना। एकांक मतलब, और ये इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा, लोहा है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो यानी कि हम आयतन में देखेंगे, इसके एकांक आयतन में मतलब चुंबकीय आघूर्ण देखेंगे कि कितना है। तो एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण जितना ज्यादा, उतना ही इसका प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। और एकांक आयतन में अगर जो है इसका आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण अगर कम है तो वो क्या होगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा, कम होगा। तो अब अगर चुंबकन तीव्रता, इसी को क्या बोलेंगे, चुंबकन तीव्रता, कि इसके अंदर कितना एकांक आयतन में कितना आघूर्ण है, कितना चुंबकीय आघूर्ण है। तो अब परिभाषा बना लीजिए, ये लिखा है, देखिए सटीक बैठेगा यहाँ पर। चुंबकन तीव्रता की परिभाषा, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। अभी हमने कहा ना कि लोहा के अंदर लोहा चुंबक बन चुका है, और चुंबक बना तो दो ध्रुव हुए, दो ध्रुव में एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव हुआ, तो इसमें आघूर्ण उत्पन्न हुआ, जितना आघूर्ण उतना ही प्रभावशाली चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अब देखिए, अगर इसका जो है डिफिनेशन देना हो, इसको समझना हो, तो एकांक आयतन से, पावर को समझना हो तो एकांक आयतन से समझाते हैं, मतलब ठीक है ना। तो इस पदार्थ के अंदर, यानी इस पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण कितना है, उसी को बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। तो वही चीज है, लिखा गया कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसका आयतन जो है कैपिटल भी हो, ठीक है, कैपिटल भी हो, तो अब जो है अगर आपको लिखना हो आई की वैल्यू, चुंबकन तीव्रता का मान लिखना हो, तो ये होता है चुंबकीय आघूर्ण,
और बटा आयतन, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन। इसका अगर आपको जो है सदिश रूप लिखना हो तो ये आपका, इस पे आप एरो लगाएंगे, इस पे आप एरो लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है आपका सदिश राशि है। ठीक है, तो अब देखिए एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण है उसको बोलते हैं जो है चुंबकन तीव्रता। ठीक है, जहां लिख लीजिए, जहां m बराबर क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय m बराबर चुंबकीय आघूर्ण, m बराबर चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो यानी कि चुंबकीय आघूर्ण में अगर हम आयतन से भाग दें तो आई निकल जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो है ये लोहा कितना प्रभावशाली चुंबक बना है, कितना ज्यादा शक्तिशाली है, वो पता चल जाता है। ठीक है, अब चलिए अब जरा देख लेते हैं कि अगर ये चुंबक बन गया है तो किसके कारण बना है, धारा के कारण। तो धारा के कारण पदार्थ के अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं। प्रेरित मतलब ये पहले से चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के कारण धारा प्रवाहित के होने के कारण बना था। ठीक है, तो वो प्रेरित किया इसे लोहे को कि तुम भी चुंबक बन जाओ, तुम भी चुंबक बन जाओ। तो क्या लिखेंगे, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। तो अब लिखिए दूसरा, ये तो आपका पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा कि धारा के कारण पदार्थ के अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इसको Bm से दिखाएंगे और Bm ये होगा इज प्रोपोर्शनल टू I। Bm इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I। देखिए इसके अंदर जो भी जो है चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, चुंबकन तीव्रता पे। तो यानी कि चुंबकन तीव्रता जो है तो Bm इज प्रोपोर्शनल टू I, तो Bm इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट। यहां पे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू I, जहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब इसके बाद से अब देखिए दो फैक्टर आपको समझ में आया, धारा के कारण निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, यानी कि इस परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, तो ये आ गया आपका। अब ये भी चुंबक बन चुका है तो इसके अंदर भी चुंबकीय गुण होगा, इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा अपना, और पहले से परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र था, इस लोहे के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ठीक है ना, तो अब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो अब जो है अब देखेंगे कि जब पदार्थ को परिनालिका के अंदर रख देते हैं तो नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है। तो चलिए पदार्थ के अंदर नहीं, परिनालिका के अंदर पदार्थ को रखने पर नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, तो यानी कि B इज इक्वल टू, अब देखिए तो अब जो है परिनालिका के अंदर इतना उत्पन्न हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र लोहे का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना उत्पन्न हुआ है, तो टोटल हो जाएगा ना, क्योंकि परिनालिका का खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र है और ये लोहा भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, तो दोनों का योगफल जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे B नॉट और प्लस जो है Bm मान रख दीजिए, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा B नॉट का मान रखिए। ठीक है, तो B नॉट का मान कितना है, म्यू नॉट H प्लस इसका मान है म्यू नॉट क्या I। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो कि म्यू नॉट H को कॉमन लो। अब कहोगे कि H को क्यों कहां कॉमन ले सकते भाई, यहाँ पे नहीं है, तो कोई बात नहीं है, जो है यहां से जबरदस्ती कॉमन लेंगे। जबरदस्ती का मतलब ये हुआ कि इसमें हम H से भाग देंगे। तो देखिए यहां पर तो एक बचा और प्लस यहां पर I अपान क्या हो गया, I अपान H हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए अब ये आपका टोटल आ गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है,
अब हम ऐसा इसलिए किए कि I अपान एच जो है एक रिलेशन को शो करता है। उस रिलेशन को आप जान लीजिए, ये होता है, ये एक रिलेशन है I अपान एच, जिसको बोलते हैं, जिसका सिंबल है काई, ठीक है, और इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं, या चुंबकीय सुग्राहिता भी नाम है। तो इसका मतलब यहां से एक और फैक्टर निकल के आ जाता है, यहां से लिख सकते हैं, यहां काई इज इक्वल टू आई अपान क्या होता है? एच। आई अपान एच होता है, जिसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। पूरा कंप्लीट हो गया। आप नोट्स बना लेंगे इसका प्रॉपर अच्छे से, और अगर जो है आपको वीडियो पूरा समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के पूछें, मैं प्रॉपर जवाब दूंगा। सबका कमेंट्स मैं पढ़ता हूं। और चैनल का नाम आपको पता ही है, मिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बाय अविनाश सर। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पूरा समझ में आए तो लाइक जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को जरूर लिखें। जो आपको कंफ्यूजन इसमें रहा उसको लिखें, मैं प्रॉपर जवाब दूंगा, प्रॉपर आपको आंसर करूंगा। वीडियो को यहीं समाप्त